नमस्कार, मैं हूं संजय। स्वागत आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरी आवाज़ सुनो। आवाज़ उनकी जिनकी आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता। समाज की मुख्य धारा के साथ वो अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन जब आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो अधिकतर लोग उनसे दरकिनार करके निकल जाते हैं। सपने तो वो भी देखते हैं कि हम अपने परिवार के लिए, देश के लिए कुछ करें ताकि उनका भी नाम हो, लेकिन उन सपनों को पूरा करने में अधिकतर लोग उनकी मदद नहीं करते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिव्यांग जनों की। ये दिव्यांगता जन्मजात भी हो सकती है, किसी दुर्घटनावश या किसी गंभीर बीमारी के कारण भी हो सकती है। आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 सालों में ये सोचने का समय तो आ ही गया है कि क्या हम दिव्यांग जनों के लिए भी वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो देश के आम नागरिकों को दिया जाता है। ये दूसरी बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग जनों के लिए कई विशेष कार्यक्रम चलाए हैं। उन्हीं में से एक है सुगम भारत अभियान, ताकि सारी चीज़ें सुगमतापूर्वक इन दिव्यांग जनों तक पहुंचाई जा सके। बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन उन सारी बाधाओं को पार करते हुए हमारे समाज के लिए कुछ ऐसे दिव्यांग लोग भी हैं जिन्होंने अपने आप को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही एक दिव्यांग जन मौजूद हैं जो समाज के लिए, दूसरे दिव्यांग जनों के लिए एक मिसाल हैं। आप हैं राकेश कुमार जी। राकेश जी, हम आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। ये सपने देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने में जब वो आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो समाज में अभी भी कुछ वैसे विशिष्ट लोग हैं जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे दिन हो या रात, 24 घंटे अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं और इन्हें हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। आज सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, जो पूर्व राज्य आयुक्त हैं निःशक्ता समाज कल्याण विभाग पटना के। सर, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप आते हैं तो इस कार्यक्रम में एक अलग रूप में निखर कर हमारे दर्शकों के सामने आता है, क्योंकि आपका जो समर्पण है, आपकी जो सेवा है, लगातार दिव्यांगजनों के साथ काम करने का जो अनुभव है, उसे हम अपने कार्यक्रम से, यानी कि मेरी आवाज़ सुनो, दिव्यांगजनों की आवाज़ बनकर आप हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। शुरुआत भी हम आपसे करना चाहेंगे। बहुत सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं दिव्यांगजनों को लेकर, उनकी सुविधाओं को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसकी शुरुआत आपने कब की? ये इसकी शुरुआत तो 1991 से ही हो गई, जब मैं इंटर का एग्जामिनेशन पास किया और गांव गया था। तो एक मैंने अपनी कई बार चर्चा की, एक दुखिया नाम की लड़की थी जो बाद में पता चला जो है सेरेब्रल पाल्सी और मानसिक विक्षिप्तता से ग्रसित थी। उसको पैर में लोग जंजीर बांधे रहते थे। तो मैं क्यूरीज हुई और मैं 1991 से लगातार, अभी हमारा 29 साल हो गया, मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी की और साथ साथ मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में अपना कोर्स भी किया। मैंने बैचलर डिग्री कोर्स किया, मास्टर्स किया, पीएचडी किया, बीएड किए, हमने अभी अपना मास्टर्स मैनेजमेंट किया, एलएलबी, सारी चीज़ों को हमने दिव्यांगता के क्षेत्र में किया। और लगातार मैं सोचा कि किताब के माध्यम से भी कुछ उनको किया जाए, क्योंकि ये किताब जब सिर्फ दिव्यांग को जगाने से नहीं होगा, समाज के सभी लोगों को जगाने की आवश्यकता है। खासकर सरकार के लोगों को जगाने की आवश्यकता है, आम लोगों को जगाने की ज़रूरत है, परिवार के लोगों को जगाने की आवश्यकता है। जब सब कोई जागेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा सुगमता है जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि सुगमता हमारे कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को दर्शाता है। कहीं ना कहीं हम बैरियर हमारे दिमाग में बैरियर बनता है। और हमारा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 40 से लेकर धारा 46 जब पढ़ेंगे तो सुगमता की बात होती है कि जहाँ हमारा जो लिखने पढ़ने का चीज़ है, क्या वो सुगम है, क्या वो हमारे जो मैं लिख रहा हूँ ब्लाइंड व्यक्ति या डेफ व्यक्ति या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक भी, क्या वो पढ़ पाएंगे, या हम जो हमारा ईमेल करते हैं क्या वो हमारा डॉक्यूमेंट्स उसके लिए एक्सेसिबल है, पत्राचार करते हैं, क्या हमारा ट्रांसपोर्ट जो है एक्सेसिबल है, क्या हमारी जो बिल्डिंग्स है या वो एक्सेसिबल है कि नहीं। तो सारी चीज़ जब तक हम एक्सेसिबिलिटी सुगमता की नहीं बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं दिव्यांगता की बात करना कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। तो किताबों के जरिए से भी और कई कार्यक्रमों के जरिए से हम लगातार
इस पर लगातार हम 29 वर्षों से काम कर रहे हैं। जी, सुगमता की बात सर आपने की, तो बहुत बड़ी योजना है सुगम भारत अभियान, और प्रधानमंत्री का ये सपना भी है और शुरुआत भी, और एक तरह से देवताओं के अंग के रूप में इन्हें संबोधित भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो सुगम भारत अभियान कितना सुगम है ऐसे लोगों के लिए? देखिए, जब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया, जो UNCRPD पर बेस्ड था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसमें जो अलग अलग सेक्शन बनाया गया, पहले सुगमता माने हम लोग सोचते थे खाली व्हील चेयर को ही हम रैंप बना दे, वही सुगमता है। जी जी। अब तो 21 प्रकार की दिव्यांगता हो गई है, तो व्हील चेयर के अलावे, रैंप के अलावे हमारा हर चीज़ सुगमता की बातें कही गई। मैंने बोला कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या वो सुगम होगा तभी पढ़ेंगे? मान लीजिए कोई हमको वकील लेना है, या हमारा जो कानून इतने सारे हमारे बने हैं, CRPC है, CPC है, IPC है, या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, बहुत सारे हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, बहुत सारे लॉ है, तो क्या दिव्यांगजनों को क्या एक्सेसिबल है? तो इसके एक्सेसिबल के लिए उस सारी चीज़ों को हमको, डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सभी को सुगमता की बात जो है की गई है, जो सेक्शन 42 में की गई है। आप देखेंगे सेक्शन 41 में हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारा यातायात के साधन है, ये सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जो हमारे बसेज हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट्स है, हमारा रेलवे है, या हमारा हवाई जहाज़ है, या हमारा स्टीमर्स हैं, जो भी हमारे एक जगह से दूसरी जगह जाने, क्या वो सुगम है? क्या वो कभी हमने बनाते समय इंजीनियर ने सोचा है कि क्या ये दिव्यांग व्यक्ति भी इसमें चढ़ेंगे? जिस दिन वो सोच लेगा, जिस दिन वो सोचेगा, उस दिन से वो उनके लिए व्यवस्था करने से। आपने देखा, मैं कई बार आया हूँ, आपके दूरदर्शन में भी देखिए रैंप बनी हुई है, और आप आज एक्सेसिबल व्हील चेयर वाले हो गए। तो कहीं ना कहीं जैसे लोगों को अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोग निश्चित रूप से, हर कोई चाहता है मदद करना, कहीं ना कहीं दिमाग से मिस कर गया है। लेकिन अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने इसको बाध्यता कर दी है, मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है एक्ट में, कानून के माध्यम से, कि हर चीज़ को एक्सेसिबल करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो राज्य आयुक्त का एक हर एक ऑफिस में स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी बनाया गया है, जिसके पास सिविल कोर्ट्स के पावर होते हैं 908 के तहत, CPC के तहत, और वो अपने पावर का एक्सरसाइज कर सकता है। खासकर जो साइन लैंग्वेज की बात है, जो मूक बधिर बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे के लिए भी साइन लैंग्वेज चाहिए। वो तो नहीं, हम जो बातें कर रहे हैं, तो हम वो बात आप के जो हमारे खासकर दिव्यांग बंद हैं उन तक नहीं पहुँच, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं साथ साथ साइन लैंग्वेज भी होनी चाहिए। जैसे हमने कई बताया, A है, B है, C है, D है ना, E है, F है, ये सब लैंग्वेज में अगर हम बातें करें तो क्या होगा कि दोनों चीज़ होगा, हम तो बात भी कर रहे हैं और साइन लैंग्वेज में भी उनके बारे में बता रहे हैं। चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, इस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। राकेश जी से कुछ हम साझा करना चाहेंगे। राकेश जी, क्या लगता है, इतने लंबे अंतराल के बाद 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, और आप भी कई स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और आप राज्य सचिव भी हैं कई सारे एसोसिएशन के, तो आपको क्या लगता है कि अभी किन किन क्षेत्रों में अभी और काम करने की आवश्यकता है? आप दिव्यांग हैं, आपको उन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले सर कि बिल्कुल एक तो सोच जो है उसमें बदलना बहुत ज़रूरी है। आज भी लोगों को जो दिव्यांग जनों के प्रति जो नज़रिया है यूज एंड थ्रो का, क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती है, और लेकिन उनको लागू तो उनके अधिकारी लोग करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात यह कि जैसे हम विद्यालय से लेते हैं कि जब हम आज भी गांव में देख रहे हैं, तो गांव में किसी भी प्रकार का मेरे जैसा कोई साधन नहीं है। उसके बाद जो है कि मतलब कि जब हम कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भी किसी भी प्रकार का साधन नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पटना जो कॉलेज है वहाँ भी आज तक एक रैंप नहीं बना। उसके बाद ये अभी क्योंकि सुगम्य है, सुगम्य भारत अभियान संचालित है हमारे देश में, लेकिन बिहार राज्य में जो नेत्रहीन लड़की हैं उनके लिए एक भी विद्यालय नहीं है। बिहार में एक भी जो मानसिक रूप से जो दिव्यांग है उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई सुविधाएं नहीं है। आप किस प्रकार की दिव्यांगता है, आप एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, तो उसके लिए क्या बजट है? बजट स्तर पर हस्तक्षेप करना होगा। आश्चर्य की बात है कि जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, वो कानून का जो जज है आज लगभग साल भर हो जा रहा है, वो पद खाली है, अभी वैकेंट है। क्या कारण है? हम कहाँ पे न्याय में जाएंगे? हमारे पूर्व में आयुक्त साहब यहाँ बैठे हैं, लेकिन क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है, अभी हम बस स्टैंड के पास चले गए, जब बस स्टैंड के पास जो रैंप लगा है वो रैंप टूट गया,
तो फिर उसको बनाने निगरानी करने वाला होना चाहिए। तो मोटा मोटी हमें लगता है कि एक तो घर के अंदर जो पारिवारिक नज़रिया है भेदभाव का कि ये दिव्यांग हैं, तो मतलब कोई भी माता पिता यदि अपने मकान को बनाते हैं तो उनका वो घर में यदि उनके बच्चे डिसेबल हैं या मैं भी हूँ, तो ऐसा कहीं माहौल नहीं होता है कि हम कहाँ पे टॉयलेट में जाएंगे या छतों पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो हमें घर से शुरुआत करना पड़ेगा, परिवार से शुरुआत करना पड़ेगा, और जो समाज का नज़रिया है देखने का उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं और समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं। धीरे धीरे इसमें बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहे हैं। और आज राकेश जी ने भी बहुत सारी ग्रीवेंसेस की बात इन्होंने की, तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो कितना बदलाव आ रहा है और कितना काम करने की ज़रूरत है आपकी नज़र में? सही बात है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं अभी, और सही बात है, मैंने बताया ही था पिछले बार में भी, कहीं न कहीं दिव्यांगता हमारे जो कानून बना था, जो हमारे संविधान बना, उसमें भी एक दो जगह ही चर्चा की गई। कहीं न कहीं ये पार्ट जो है व्यापक रूप में छुटा हुआ है। इसी को कंपनसेट करने के लिए जो नए कानून बनाए गए, एक तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, फिर RPWD एक्ट 2016। लेकिन इन्होंने सही बताया कि हमारा जो स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी का जो पद था, हमारे बाद अभी तक 1 साल हो गए रिक्त है। तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिसर वही होते हैं, उन्हीं के ऊपर होता है ये लागू करना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को और देने की ज़रूरत है। और मैं थोड़ा सा बातें करूंगा कि मैंने एक देखिए कंपेडियम मैंने लिखा था, और इस कंपेडियम में टोटल 2252 हाइपर लिंक है, और टोटल 616 या 17 पेजेज हैं। इसमें हर वो जो भी ग्रीवेंसेस से रिलेटेड क्या लेटर सरकार हमारे दौरान जो निकला है, उस सारे लेटर्स को और इसको हाइपर लिंक से अगर डालेंगे तो हर जो समस्या हैं कि अगर मान लीजिए कहीं हम जाते हैं और कहीं हमारा एक्सेसिबल नहीं है, तो आप कहाँ लिखें, ये सारे बुक्स वगैरह है। अभी भी किसी हमारे भाई बंधु को अगर लगता है कि हमको कोई भी समस्या हो और उसका समस्या का समाधान कहाँ होगा, तो हमारे ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी के इस पर वेबसाइट पर चले जाइए, एड्रेस और पता भी इसमें दिया हुआ है जी। तो इससे क्या होगा कि आप वहाँ जाएं, इसको PDF को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, और किस तरह की समस्या है उस तरह समस्याओं को आप करें सरकार। और मेरा मानना है कि अगर मैं राकेश भाई से बोलूँगा कि मान लीजिए अभी हमारे यहाँ बिहार में किसी तरह का भी हमारे कमिश्नर नहीं है, तो हमारे इसके ऊपर CCPD होते हैं, चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी, तो उनको भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हर जिला में जो जिलाधिकारी होते हैं वो एडिशनल कमिश्नर डिसेबिलिटी होते हैं, उनको भी पत्र दिया जा सकता है। ब्लॉक में जो होते हैं हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, वो नोडल ऑफिसर होते हैं ब्लॉक स्तर पर। पंचायत में जो पंचायत सचिव है वो नोडल ऑफिसर है। और धारा 72 के अंतर्गत हर एक पंचायतों में महीने में एक बार बैठक होनी है, हर ब्लॉक में महीने में एक बार बैठक होनी है, हर 2 महीने पर सब डिवीजन में एक बार बैठक होनी है, और 3 महीने से 4 महीने पर जिला में एक बार बैठक होनी है। आज ही मेरे पास एक समस्तीपुर का एक पत्र अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, वहाँ के जिलाधिकारी दिव्यांगों के साथ अभी कुछ दिन बैठक करने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार सब लोग हैं, माने परिवार के लोग और स्टेक होल्डर, हम लोग सब अपने आप को हम लोग एक मानते हैं कि सरकार आप हैं, हम जो है प्रजा हैं। तो हमारा ये मानना है, मेरा पर्सनल विचार है कि सब कोई मिल के अगर हम लोग काम करें और बैठें, जहां हम लोग बैठेंगे तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं समस्या का समाधान होगा। और सब समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है, राकेश जी भी जैसे बहुत सारी चीज़ों के तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी बात को बहुत जगह सुना नहीं जाता है, या फिर वो अगर कहीं प्रतिवेदन वगैरह भी किसी चीज़ के लिए आवेदन देते हैं तो सही समय पर उस पर कार्य नहीं हो पाता है। जो सुविधा उनके लिए है वो सुविधा उन तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नहीं पहुंच रही है, पहुंच रही है, लेकिन इसकी तीव्रता में और गति आनी चाहिए। तो अगर कहीं ना कहीं बीच में लेकुना अगर रहता है तो उसको लुकआउट करने के लिए या फिर ऊपर से उसकी देख रेख करने के लिए भी अलग से कुछ कमेटी वगैरह या फिर कुछ एक्शन लेने की बात है। बहुत अच्छी बात बताइए। और राज्य सलाहकार समिति भी है,
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सलाहकार उसके समिति है। कानून में सारी चीज़ें बात कहीं ना कहीं हमारे दिव्यांग भाई बहनों को उस तक अवेयरनेस नहीं है। और सही बात राकेश भाई ने बोला, परिवार से ही विभेद होती है और जहाँ 2 बच्चे होते हैं वहीं लगता है कि कहीं ना कहीं दिव्यांगता, लेकिन अब बदला है। पिछले मेरे नेतृत्व में 7 बच्चे ने यूपीएससी का सिविल सर्विसेज कंप्लीट किए हैं। हमारे आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे ने, प्रमोद भगत है जो अभी बैडमिंटन में वर्ल्ड अभी पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, जो हाजीपुर का एक बहुत छोटे समुदाय की चर्चा आपने अपनी किताब में भी की थी। और वो अभी उसके पास 17 करोड़ से ज़्यादा सरकार या अन्य संस्थाओं ने रुपया दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न मिला, पद्म श्री अवार्ड मिला। हमारे शरद को कल 2 दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉब दिया गया है। तो लोग, समस्या तो है लेकिन दिव्यांग जनों में इतनी काबिलियत है, वो अपने जो सरकार जो अभी माहौल तैयार है, हमारे प्रधानमंत्री जी देखे ना किस तरह पैरालंपिक में खुद सबसे मिले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी लोग भी लगे हुए हैं। समस्याएं हैं, लोग अब पहले से ज़्यादा सुनी जा रही है जी। अब ये सही है कि पहले से ज़्यादा बात सुनी जा रही है। राकेश जी, आपके थ्रू ही हम अपने दर्शकों तक आपकी बात, यानी कि कहा जाए कि पूरे दिव्यांग जनों की बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है शिक्षा की। किसी तरह अगर पारिवारिक माहौल उस तरह के मिला या फिर माता पिता का उस तरह का सपोर्ट मिला तो शिक्षा तो किसी न किसी रूप में वो मान लीजिए वो पूरी कर लेते हैं। कॉलेज भी बहुत सारी बाधाओं के बाद वो पूरी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा समस्या आती है उनके रोज़गार को लेकर। आखिर वो अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह से करें, अपना कैरियर किस तरह से बनाए, ये समस्या बहुत आती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, चूँकि सर आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं? ये सर बिल्कुल सही बात है। हम इस पे ही बात आपको करने वाले थे। देखिए, हम दिव्यांग हैं तो क्या है, एक अंग है समाज का। जी बिल्कुल। और बिल्कुल ये जो रोजगार है, कोविड के बाद से रोजगार का स्थिति काफ़ी ख़राब है। बशर्ते हमारे राज्य आयुक्त साहब यहाँ पे पूर्व में काफ़ी काम इन्होंने किया है, लेकिन एक भी कौशल प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांगों के लिए आवासीय पटना और बिहार में नहीं है। ये क्योंकि अब टेक्निकल है, जब आप ट्रेंड रहेंगे तब आपको रोजगार मिलेगा। अब 21 प्रकार की, क्योंकि पहले 7 प्रकार की दिव्यांगता थी और 3% आरक्षण था। अब 21 प्रकार की दिव्यांगता है और लगभग 4% आरक्षण है। मतलब इसमें भी इतना ज़्यादा गैदरिंग किया गया। और बजट क्या है, बजट वही 2011 की जनगणना का। एक भी रोजगार से संबंधित या किसी भी संबंधित सरकार के पास डेटा नहीं है। हम लगातार ये बात सरकार को भी कहते रहते हैं कि हमारे रोजगार, अब रोजगार देगा कौन? कंपनी, क्योंकि सरकार का आदेश तो था कि प्रत्येक कंपनी को 5% करना है पूरे अपने अति में, लेकिन एक भी हमें नहीं मिलता। ब्लाइंड आदमी जो हम पूरी तरह से फिजिकल चैलेंज है, दिव्यांग है, हम किसी कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ तो रोजगार का शोषण भी होता है। बहालियों में, अब तो आप जानकर आश्चर्य होगा कि बहालियों में दिव्यांगता का कोटा खत्म हो रहा है। किसी भी प्रकार से हम कंपटीशन निकाल भी देते हैं तो फिर मेडिकल जांच, इसी जांच, बहुत सारे जांचों के कारण स्थिति खराब है। सर, आप भी लगता है कि इन सारी चीज़ों से हमेशा रूबरू होते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मिलते होंगे तो इस तरह की समस्याएं आपके सामने रखते होंगे, तो आप अपने स्तर से भी इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते होंगे या सरकार की योजनाओं में शामिल करने की कोशिश करते होंगे। इनके रोजगार को लेकर खास करके, या फिर इनके भत्ते की बात अगर की जाती है तो उसमें क्या कुछ और करने की ज़रूरत है ताकि इनकी मदद की जा सके? जी, जैसे कि इन्होंने सही बताया कि 2011 की जनगणना को लिया जा रहा है। एक तो 2011 में बहुत लोग आगे नहीं आते थे कि हम दिव्यांग था, क्योंकि उनको लगता था कि क्या हम उनसे बेनिफिट ले, हर कोई छुपाते थे। जी। तो कहीं ना कहीं 2011 इसके बाद भी हमारा नेशनल सर्वे हुआ, कहीं ना कहीं वो लोग सर्वे किए जिनको दिव्यांगता के बारे में नहीं जाने। जैसे आपको बहुत सारा तो दिव्यांगता जो दिख जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिव्यांगता जो दिखता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से लर्निंग डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, आपका मेंटल इलनेस है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो अभी हमने हमारे कमिश्नर होने के बाद मैंने कुछ लोगों के साथ, एनजीओ के साथ काम किया, तो ये पता चला लगभग 51 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजन हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 51 लाख दिव्यांगजन हैं तो उनके माता पिता और जोड़ के कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग इफेक्टेड हैं एक दिव्यांगता का, और 12 करोड़ हमारी आबादी है। 12 करोड़ आबादी में अगर 3 करोड़ आबादी कहीं ना कहीं एक दिव्यांगता से इफेक्टेड है तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हम निश्चित रूप से मैं इस मंच से
इनकी बातों कहीं ना कहीं जो रोज़गार की बातें हैं उसको उन्मुखी बनाने की ज़रूरत है। कानून में तो जैसे मैंने आदेश दिया था कि हर एक प्राइवेट सेक्टर पे जहाँ 20 या 20 से कम भी हो तो कम से कम 5 व्यक्तियों को, दिव्यांगजनों को रखना है। ऑलरेडी सेक्शन 35 में दिया है, प्रोत्साहन करना है, सरकार को उसको इंसेंटिव देना है जो दिव्यांग लोगों को अपने यहाँ रखते हैं। इसके अलावा सेक्शन 21 का अनुपालन करना है, जो दिव्यांगजन इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी। कहीं ना कहीं हम जब थे तो काफ़ी इस पर हुई। मैं खुद 534 ब्लॉक, 101 अनुमंडल, 38 जिला लगातार में एक दिन भी नहीं बैठा, लगातार किया। तो कहीं ना कहीं और इस पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं अपने राकेश भाई से बोलूँगा कि हम लोग दिव्यांग जन अपना जो संगठन है, एसोसिएशन है, जैसे कई संगठन बिहार में काम कर रही है, जैसे बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांग अधिकार मंच है, और मैंने देखा है कई लोग हमारे कार्यक्रम में बुलाते रहते हैं। उनको थोड़ा आगे आना होगा, क्योंकि संघम बले, संघ में बली, और एक साथ एक अलग अलग, जैसे कि 21 प्रकार के दिव्यांगता है, तो हर एक लोग आकर मिले कि कहाँ दिक्कत हुई, कानून में कहाँ अनुपालन नहीं हो रहा है, सरकार के साथ मिलना चाहिए। रोजगार की हर 5% रिजर्वेशन है, सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन है, हायर एजुकेशन में 5% का रिजर्वेशन है। सेक्शन 31 है कि 18 साल तक मुफ्त आपको शिक्षा मिलना है। भारत सरकार की योजना, क्या विदेश में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। योजनाएं की कमी नहीं है जी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसकी भी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। जी, एग्जैक्टली। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सामूहिक रूप से पहल करने की आवश्यकता है। उसमें एनजीओज़ का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जो बहुत सारे मंच जो हैं जो दिव्यांगजनों के लिए अलग से काम कर रहे हैं, वैसे लोगों का योगदान बहुत बड़ा है, ताकि मॉनिटरिंग भी सही तरीके से इसकी हो सके। तभी तो सरकार को ये पता चलेगा कि हम जो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका सही काम हो रहा है कि नहीं है। राकेश जी, अब थोड़ी सी बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं और आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि अभी आप क्या कुछ कर रहे हैं, और क्या आप जो सारी चीज़ें कर रहे हैं या फिर सरकार आपके लिए कर रही है पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कोई हो भी नहीं सकता है, क्योंकि समस्या बड़ी है तो थोड़ा समय लगेगा ही। तो आप अपने परिवार के बारे में बताएं, कैसा है माहौल आपके घर का आपको लेकर? देखिए सर, क्योंकि हम एक जीवित आत्मा है, हम बचपन में ही मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। डॉक्टर ने कहा कि 7 दिन से ये ज़्यादा नहीं बच पाएंगे। उसके बाद से मेरे पिताजी हैं, भाई लोग हैं, और मैं निरंतर इसलिए मैं काम करता हूँ क्योंकि मैं खुद जिसके पैर जो जितने ठेस लगता है, मतलब उनको ही दर्द पता होता है। तो हम उस दर्द का भागी हैं, और मतलब एक तरह से हम बता नहीं सकते हैं कि इस धरती पर हम जन्म क्यों लिए। जी, दर्द बहुत गहरा रहता है। बहुत सारी ठेसें ऐसी रहती हैं जिसको आदमी बता नहीं सकता है। जो इस कष्ट को झेलता है वही बेहतर महसूस कर सकता है। लेकिन ज़िंदगी चलने का नाम है, इसी में ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है, अपने हौसले के साथ अपनी उड़ान को उड़ने देना है, सारी बाधाओं को पार करते हुए। रोड़े बहुत सारे आएंगे, लेकिन उन रोड़ों को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ना है, जैसा कि आप कर रहे हैं। आप बहुत सारे दिव्यांग लोगों को अपने साथ जोड़कर उनके बेहतर भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बशर्ते उनके लिए यही कहेंगे, एक मेरा बेहतर शेर है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिल जाए नदी तब समंदर की तलाश करे, टूट जाती है शीशा हर पत्थर की जोर से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा की तलाश करे। अपने जीवन में हम ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं, ऐसे अभिभावक की तलाश कर रहे हैं जहां दिव्यांगों को संपूर्ण रोजगार मिल सके, दिव्यांगों के लिए बेहतर माहौल बनाया जा सके, दिव्यांगजनों के लिए सक्षम पहुंच बनाया जा सके। क्योंकि दिव्यांगता एक समाज का महत्वपूर्ण अंग है। आने वाले समय में जिस प्रकार सृष्टि में अष्टवक्र और हमारे साइंटिस्ट हॉकिंस साहब को जाना करता था, बिहार पूरे दुनिया में बिहार ऐसे दिव्यांगों को जाने कि दिव्यांग व्यक्ति हर चीज़ से संपन्न है, चाहे उनको शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और एक बात हम अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए बोलना चाहेंगे कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल को राही, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछो जाके चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वह बोलेगी साहब तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कार्यक्रम के अंत में सर क्या कहना चाहेंगे
हमारे दर्शकों से, हमारे दिव्यांग भाई बहनों से? सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो मैं तमाम दिव्यांग भाई बहनों से कहूँगा, हमारे उसके माता पिता हैं, सभी की उम्मीद, क्योंकि आजकल दिव्यांगजनों के लिए सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, कानून में भी बहुत सारा प्रावधान है। हम लोग थोड़ा उम्मीद रखें और थोड़ा सा हर समस्या का समाधान कहाँ है, किससे होने की ज़रूरत है, उस पर हम लोग नीचे स्तर पर, सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आपको पंचायत लेवल पर ही सारी योजनाओं, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सुगमता हो, चाहे आपको कहीं खेलकूद हो, कला संस्कृति हो, सबकी व्यवस्था है। ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी बातें राकेश जी अभी भी मुझे लगता है कि कुछ छूट गई होंगी, उस पर हम अगले अंक में ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, सर से और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप दोनों इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।